हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे ये बोला जाए कि भाई आपको 2 चैप्टर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और बाकी के लिए फिर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराए, आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाए एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हों, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, चाहे आप सीबीएसई से हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हों, चाहे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आपने एग्जामिनेशंस वगैरह की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स पहुंचाता रहेगा और इसके लिए आपसे किसी भी तरीके की कोई फ़ीस कभी भी चार्ज नहीं की जाएगी। आपके लिए सारा का सारा जो आपके एक्सेस के लिए सारा का सारा जो सिलेबस है वो एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अलग अलग वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रहेगा। सो इसी पर्टिकुलर कमिटमेंट के कंटिन्यूएशन में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस वगैरह जो है टर्म 2 के आपके एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे से करवाई जा सके और जिससे आप ज़्यादा इफेक्टिवली बेटर प्रिपेयर होकर अपने एग्जामिनेशंस में जा सकें। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हिस्ट्री क्लास 12 उसके जो शॉर्ट टर्म टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हैं, फोर्थ जो आपका चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, उसमें से कितने आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो कितने आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे हम लोगों ने देखकर ख़त्म किए हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से किस तरीके के आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, किस तरह से हमको उनका जवाब देना है, किस तरीके से हमको जो है किन बातों का ध्यान रखना है और केस बेस्ड क्वेश्चंस में से किस तरह से हम लोग मैक्सिमम नंबर फैच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टॉपिक जो रहने वाला है या जो चैप्टर रहने वाला है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट और केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह जो है हम लोग देखेंगे। ये हमारे सिलेबस का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्लास 12 की हमारी जो तीसरी 3 किताबें चलती हैं उसमें से जो तीसरी किताब है उसका जो आपका जो थीम नंबर 13 है वो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको देखने के लिए मिलती है, उसका थर्ड लास्ट चैप्टर है। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन केस स्लैश सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अपने को एक केस या फिर एक सोर्स या फिर इस तरह से बोलूँ कि एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले तो अपने को वो पढ़ना है और उसके बाद में फिर अपन उसके ऊपर कुछ सवाल वगैरह पूछे गए उनका जवाब देंगे। तो ये जो आपका केस है कुछ इस तरह से, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन्स इंस्लेव्ड ह्यूमन्स एंड डिस्प्लेस्ड लेबर। महात्मा गांधी जो थे, ये जो आपका आधुनिक काल या मॉडर्न एज है इसमें जो मशीन्स वगैरह आ रही थी इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका विरोधी थे या फिर इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि ये जो मशीनें हैं इंसानों को गुलाम बना रही हैं। गुलाम इन सेंस में नहीं कि वो उनसे कुछ काम करवाती हैं, इसका मतलब ये था कि वो इंसानों को आलसी बना रही हैं, इंसानों को जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मशीनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर बना रही हैं और इससे आपके जो लेबर वगैरह हैं, जो मजदूर वर्ग है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी बड़े लेवल पर वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ही सॉ द चरखा एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लोरीफाई मशीन एंड टेक्नोलॉजी। अब वो जो चरखा था इसको एक ऐसे ह्यूमन सोसाइटी या मनुष्य का जो समाज था उसके एक ऐसे सिंबल या ऐसे प्रतीक चिन्ह के तौर पर लेते थे जो मशीनों को और टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई नहीं करेगा। द स्पिनिंग व्हील मोर ओवर कुड प्रोवाइड द पुअर विथ सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। अब ये जो स्पिनिंग व्हील है या फिर जो आपका चरखा है ये साथ ही साथ जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत एडिशनल इनकम वगैरह भी देगा अगर वो इसको चलाएंगे और साथ ही साथ वो इनको सेल्फ रिलायंट भी जो है वो बनाने में मदद करेगा। What I object to is the craze of machinery as such. The craze is for what they call labor saving machinery. अब गांधी जी के शब्दों में ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि उनको किस चीज़ से समस्या है, मशीनों का वो का क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। तो वो लिखते हैं, मैं जिस चीज़ का विरोधी हूँ वो मशीनें नहीं है, बेसिकली मशीनों को लेकर जो ये पागलपन है या जो क्रेज है इसका मैं विरोध करता हूँ। ये जो क्रेज है इसको ये लोग कहते हैं लेबर सेविंग मशीनरी, यानी कि ऐसी मशीन जिसको लगाने के बाद लेबर्स वगैरह जो हैं उनको आपको रखना नहीं पड़ेगा। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं क्योंकि अगर लेबर्स को रखना नहीं पड़ेगा मतलब वो बेरोजगार होंगे, उनके सामने कमाने की समस्या खड़ी होगी और मशीनें जो हैं बड़े लेवल पर लोगों के हाथ से उनका रोजगार छीनेंगी या बेरोजगारी लेकर आएंगी। Men go on saving labor till thousands are without work and thrown out
आउट टू ओपन स्ट्रीट टू डाई ऑफ स्टारवेशन। अब आदमी ये करेगा मशीनें लगा कर कि वो लेबर सेव करता रहेगा, यानी कि वो लोगों को रखने से बचेगा और मशीनों से काम करवाएगा। इसके नतीजे में हजारों लोग जो है उनके पास में करने के लिए काम नहीं होगा और धीरे धीरे उनको काम से निकाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली वो सड़कों पर भूखों मरने के लिए मजबूर होंगे। आई वॉन्ट टू सेव टाइम एंड लेबर नॉट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड बट फॉर ऑल। अब मैं भी चाहता हूं कि जो किसी चीज को करने में लगने वाला टाइम और एफर्ट है उसको कम किया जाए, मगर ये नहीं हो सकता कि सिर्फ कुछ लोग जो हैं उन्हीं के लिए आप ये काम करोगे। अगर ये होगा तो फिर पूरे के पूरे मैनकाइंड के लिए, पूरी की पूरी मानवता के लिए होगा। आई वॉन्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बट इन द हैंड्स ऑफ ऑल। मैं ये नहीं चाहता कि जो आपकी धन है या जो वेल्थ है या फिर जो संपन्नता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, बट मैं ये चाहता हूं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और ये जो तरीका अभी आपका मशीनों को लगा के किया जा रहा है उससे अचीव नहीं हो रहा। चले, यंग इंडिया 1924 में उन्होंने ये बात लिखी थी। आगे इसी में इस आर्टिकल में अपने को देखने को मिलता है, खद्दर डज नॉट सीक टू डिस्ट्रॉय ऑल मशीनरी बट इट डज रेगुलेट इट्स यूज एंड चेक इट्स वीडी ग्रोथ। अब जो खादी है या जो खद्दर है वो मशीनों को डिस्ट्रॉय नहीं करता, यानी कि अगर आप खादी का प्रोत्साहन करोगे, मतलब चरखा चलाने के लिए लोगों को बोलोगे, तो इससे ये मशीनें जो हैं इनका इस्तेमाल नहीं रुक जाता, ये इनको पूरी तरह से खत्म नहीं करता, मगर ये इनके ऊपर एक अंकुश लगाता है, ये इनको रेगुलेट करता है, इनकी वीडी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि लोग जो है एक के बाद जो एक है आपकी मशीनें लगाते ना चले जाएं। जैसे आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया, उस तरीके से मशीनें जो है बहुत ज्यादा कॉमन ना हो जाए, ये वो उस तरीके की बात कर रहे हैं। इट यूजेस मशीनरी फॉर द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट इन देयर ओन कॉटेज। अब चरखा जो है या जो स्पिनिंग व्हील है वो बेसिकली वो भी एक मशीन है, मगर वो मशीन जो है वो गरीबों की सेवा कर रही है, ना कि गरीबों को नौकरी से निकाल रही है और उन्हीं के घरों में जो है उनकी सेवा वगैरह वो कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो लब्बो लुबाब निकल कर आता है, जो सार निकल कर आता है, जो समरी निकल कर आती है, गांधी जी जो आपका विरोधी थे मशीनों को लेकर या मशीनें बड़े लेवल पर लगाई जा रही हैं, लेबर सेविंग मशीनरी जिनको आप कहते हैं, उनका जो विरोध वगैरह ये करते थे या जो विरोध प्रदर्शन ये लोग किया करते थे, इसके पीछे के जो प्राइमरी रीजंस वगैरह थे वो इसमें हमको देखने को मिलते हैं। अब इस पर्टिकुलर ये जो है इसमें एक लाइन और है, द व्हील इज इटसेल्फ एन एग्जीक्यूट पीस ऑफ मशीनरी, यंग इंडिया 17 मार्च 1927। व्हील जो है वो अपने आप में खुद एक मशीनरी है, एक आपका मशीन है। और ये बात यंग इंडिया करके एक मैगजीन छापा करते थे या निकाला करते थे जर्नल, उसमें 17 मार्च 1927 को उन्होंने लिखी थी। अब ये इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे 3 सवाल अपने से पूछे गए। पहले 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और तीसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर का। अब इनका अपने को जवाब देना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। वाई चरखा वॉज गिवन इंपॉर्टेंस बाय गांधी जी। पहला, हाउ वुड स्पिनिंग व्हील हेल्प पुअर। दूसरा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द मशीन्स अपॉन द पुअर। 3 क्वेश्चंस पूछे, अब इनका जवाब जो है हम लोगों को देना है। तो वाई चरखा वॉज गिवन इंपॉर्टेंस बाय गांधी जी। अब 1 नंबर का सवाल है, तो 1-2 लाइनों में 3 लाइनों में अपने को उसका जवाब लिख के खत्म करना है। तो चरखा जो है इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दिया जाता था क्योंकि ये सेल्फ रिलायंट सोसाइटी को सिंबलाइज करता था। ये जो मशीन्स का एक पागलपन था कि ये मशीनें लगा लो और लोगों को नौकरी से निकाल दो और पैसा बचा लो, ये इस पर्टिकुलर टेंडेंसी को और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल में रखता था, इसलिए इसको गांधी जी ने इंपॉर्टेंस दे रखा था। ये जो है यहां से अपना निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड स्पिनिंग व्हील हेल्प पुअर। हाउ वुड स्पिनिंग व्हील हेल्प पुअर, यानी कि जो ये आपका स्पिनिंग व्हील या जो चरखा है ये गरीबों की मदद कैसे करेगा। तो इस पे जवाब क्या बनेगा, गांधी जी बिलीव दैट स्पिनिंग व्हील कुड प्रोवाइड पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। कि अगर आप चरखा चलाओगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो थोड़ा बहुत आपको खद्दर बनाओगे, उसको बेच के कुछ पैसा कमा सकते हो। दूसरा ये है कि आप अगर ये काम करोगे तो इससे आपके अंदर आत्मशक्ति आएगी, आप ये इस बात को समझोगे कि आपने जो है सारी ज़रूरतें जहाँ तक हो सके खुद पूरी करनी है, मित्र यही आपको होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट है या जो थॉट प्रोसेस है ये भी आपके अंदर डेवलप होगा। तीसरा, एज एन इम्पैक्ट ऑफ मशीन गांधी जी बिलीव दैट द पुअर विल बी थ्रू। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मशीन्स अपॉन द पुअर। अब मशीनों का जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, अपने को उसका जवाब देना है। तो इस पर गांधी जी का कहना यह था कि जैसे जैसे मशीनों का प्रभाव बढ़ेगा, लोग जो मशीनों को लगाते चले जाएंगे, लोगों को जो है खास तौर पे जो आपकी लेबर क्लास है, जो गरीब वगैरह हैं, इनको नौकरियों पर रखा नहीं जाएगा, जहां पे रखा गया है वहां से इनको नौकरियों से निकाला जाता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका जो मशीन्स और खास तौर पे जो लेबर सेविंग मशीन्स अगर आ गई तो उसके नतीजे में होंगी। इससे होगा ये है कि हज़ारों लोग जो हैं उनके पास में कोई जॉब नहीं बचेगी और अल्टीमेटली उनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, स्टारवेशन जो है वो बढ़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ से प्रॉस्पेरिटी वगैरह जो है अफेक्ट होगी। इस तरीके का इनका एक थॉट प्रोसेस था, इसलिए मशीनों का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे। तो इस तरीके से अपन इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसमें जो हमको केस दिया गया है उसका नाम है अंबेडकर ऑन सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, यानी कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स थे उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब का क्या कहना था या फिर उनका क्या विजन या व्यू था, ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया था उसमें से उन्होंने एक पैराग्राफ बनाया। इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे और फिर उनका कैसे क्या जवाब देना है वो देखेंगे। तो इसमें लिखते हैं, इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधीज अपोजिशन टू द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस अंबेडकर रोट, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट होने चाहिए, ये डिमांड उठ रही थी और महात्मा गांधी इस पर्टिकुलर डिमांड के बहुत ज़्यादा विरोध में थे, खिलाफ में थे। तो जब गांधी जी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का विरोध कर रहे थे तो उसके जवाब में अंबेडकर साहब ने ये लिखा है, here is a class which is undoubtedly not in a position to sustain itself in the struggle for existence। यहाँ पर ये एक क्लास या फिर एक कम्युनिटी है या फिर एक वर्ग है जो इस परिस्थिति में नहीं है कि अपने आप को वो ये जो एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही है इसमें सस्टेन कर सके, इसमें अपने आप को मैनेज कर सके। द रिलीजन टू विच दे आर टाइड इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग देम एन ऑनरेबल प्लेस ब्रांड्स देम एज लेपर्स नॉट फिट फॉर ऑर्डिनरी इंटरकोर्स। अब वो रिलीजन जिसके साथ में वो बंधे हुए हैं या जुड़े हुए हैं वो उनको हॉनर देने की जगह या फिर उनको सम्मान देने की जगह उनको लेपर की तरह जो उनको ब्रांड कर देता है लेपर्स के फॉर्म में, जिन जो ऑर्डिनरी इंटरकोर्स वगैरह के लिए, सामान्य जीवन के लिए फिट नहीं है। इकोनॉमिकली इट इज अ क्लास एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द हाई कास्ट हिंदूज फॉर अर्निंग इट्स डेली ब्रेड विथ नो इंडिपेंडेंट वे ऑफ लिविंग ओपन टू इट। और अगर आप आर्थिक तौर पे देखें तो ये क्लास ऐसी परिस्थिति में है कि ये अपनी जो भी अपना जो भी आजीविका इन लोगों को चलानी है उसके लिए ये हाई कास्ट के हिंदूज के ऊपर डिपेंड करती है और उसके पास में कोई इंडिपेंडेंट तरीका नहीं है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और उसके लिए वो पैसा वगैरह कमा सके या फिर अपनी आजीविका वगैरह कमा सके। चलें आगे। Nor are always closed by the reasons of the social prejudices of the Hindus, but there is a definite attempt all through our Hindu society to bolt every possible door so as not to allow the depressed classes any possibility to rise in the scale of the life। Nor are always closed by the reason of social prejudice। social prejudice का मतलब होता है सामाजिक तौर पर आप लोगों के दिमागों में जो बातें बैठी हुई हैं, जो कुरीतियां बैठी हुई हैं, जो परसेप्शंस बने हुए हैं, ना सिर्फ उनके कारण इन लोगों के पास में कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है, मगर बाकी जो हिंदू सोसाइटी है वो भी जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उसके कारण हुआ यह है डिप्रेस क्लासेस के पास में ऐसा कोई साधन या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई सुधार कर सकें। इन दीज सर्कमस्टांसेस इट वुड be granted by all fair-minded person that the only path for a community so handicapped to succeed in the struggle for life against organized tyranny some share of political power in order that it may protect itself in a paramount necessity। अब इस तरीके की परिस्थितियों में हर वो व्यक्ति जो इंसाफ पसंद है, जो न्याय में भरोसा करता है, वो इस बात को मानेगा कि इस तरीके की परिस्थिति में ऐसी कम्युनिटी जो इस तरीके से हैंडीकैप्ड है, यानी कि इस तरीके से बुरी परिस्थिति में है कि वो अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइज टायरनी यानी कि जो एक ऑर्गेनाइज तरीके का उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो अगर सक्सीड करना चाहती है अपने स्ट्रगल में, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसको पॉलिटिकल पावर दिया जाए, उसको राजनीतिक पावर में कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और ये पैरामाउंट नेसेसिटी है। फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, what Congress and Gandhi have done to the untouchables, writing and speeches volume 9 पेज नंबर 312। ये वो सोर्स है जहाँ से ये पैराग्राफ उठाया गया। तो इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने, गांधी जी जब डिप्रेस क्लासेस वगैरह को सेपरेट इलेक्ट्रेट देने का विरोध कर रहे थे, उन गांधी जी का कहना ये था कि इनको सेपरेट इलेक्ट्रेट देने की जगह जॉइंट इलेक्ट्रेट दिया जाए, यानी कि सारे के सारे लोग वोटिंग करें मगर सीटें जो हैं इनके लिए रिजर्व कर दी जाएं। इस तरीके से आप कर लो, मगर सेपरेट इलेक्ट्रेट कर आप जो हिंदू सोसाइटी है उसमें डिवाइड मत लाइए, हिंदू रिलीजन को जो है तोड़ने की कोशिश मत करिए। उसके जवाब में जब इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट अपना लिखा था, इसमें से केस बनाकर जो है अपने को दिया गया। अब इसके ऊपर अपने को 3 सवाल पूछेगा, इनका जवाब अपने को देना है। पहले 2 सवाल 1-1 नंबर के हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। चलें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। दूसरा, हाउ वाज द कंडीशंस ऑफ दलित्स अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। एंड तीसरा, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ अंबेडकर फॉर दलित। तो ये 3 सवाल हैं। पहला वाला, व्हाई महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि आखिर महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्ट्रेट का विरोध क्यों कर रहे थे। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी का मानना यह था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है आपके जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको परमानेंटली सेपरेट कर देगा आपका जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, और उसके बाद में फिर इनका जो एक आपका ये जो
विजन है गांधी जी का या फिर जो दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स का जो विजन था कि कास्ट के बेसिस पर जो आपका भेदभाव हो रहा है, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस हो रही है, इन सबको समाप्त कर कर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई जाए, एक इगैलिटेरियन हिंदू सोसाइटी बनाई जाए, वो हो नहीं पाएगा। फिर वो जो सोशल रिफॉर्म वाली बात है कि सारे जो कास्ट के बंधन है वो बैरियर तोड़े जाए और सब लोग जो है फिर एक इक्वालिटी के पेडिस्टल पर आए, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। इनफैक्ट ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस रहती है, कई 100 सालों में, कई हजार सालों में एक समाज का एक चलन और एक आपका कस्टम और बाकी सारी चीज़ें बनकर चलती हैं, और एक पर्टिकुलर कुरीति जो चली आ रही है उसे एक दिन में या 2 दिन में नहीं तोड़ा जा सकता। सोसाइटी का माइंडसेट बदलने में आपको कई जनरेशन लगती हैं। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह बहुत कॉमन हो गई हैं, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना के बराबर है, और कास्ट के बेसिस पर उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अब आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन 100 साल पहले मिलता था। वजह यह है कि समाज में बदलाव आया है, एजुकेशन आया है और काफ़ी सारी चीज़ें। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये सारी चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, मगर फिर भी अगर आप 100 साल पहले के वक्त के साथ में कंपेयर कर लें तो 1922 में जो परिस्थितियां थी, 2022 में परिस्थितियां उससे ऑल टुगेदर अलग हैं। और 2022 से इसके जो 100 साल बाद आप देखोगे 2122 की अगर आप बात कर लोगे तब परिस्थितियां और ज़्यादा बदलेंगी। पॉइंट यह है कि समाज को बदलने में वक्त लगता है, सोसाइटी अपना वक्त लेती है ट्रांसफॉर्मेशन में। जो एक बंधन बन जाता है कई हजार सालों में, जो एक प्रैक्टिस बनती है, उसको टूटने में लगता है वक्त। तो गांधी जी का कहना यह था कि आपको समाज को वक्त देना होगा, धीरे धीरे ही सही, मगर ये चीजें बदलेंगी। लंबी दौड़ में उनकी बात सही साबित हुई कि आप धीरे धीरे ही सही, हिंदुस्तानी समाज में जैसे जैसे एजुकेशन और बाकी सारी चीजें आ रही हैं, वक्त के साथ में बदलाव तो आ रहा है। इनका कहना ये था कि इस लंबी दौड़ के चक्कर में आपका जो अभी जो इमीडिएट अगर आप बात कर लें, प्रेजेंट में कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें प्रेजेंट के फायदे के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक थे, मगर गांधी जी की जो बात है वो लंबी दौड़ में सही थी कि अगर आपने सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दिए होते तो फिर उस चक्कर में होता ये कि जो समाज है वो परमानेंटली जो है सेपरेट हो जाता है, आपका जो डिप्रेस सोसाइटी थी वो परमानेंटली आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट जाती है। और उसका नतीजा ये निकलता कि फिर वो उस तरीके का जो बदलाव 2022 में आज हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें कम हुई हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, काफ़ी सारे आपके डिफेक्ट्स हैं जो कई हज़ार सालों में डेवलप हुए हैं, एकदम से नहीं जाएंगे, मगर फिर भी काफ़ी हद तक जो बदलाव है उसके आने की वजह यही है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं किया गया, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वगैरह डिप्रेस क्लासेस के लिए नहीं दिए गए, इसकी जगह पर रिजर्वेशन वगैरह जो है वो दिया गया, उससे काफ़ी हद तक जो है इंप्रूवमेंट आया है। बहुत हद तक अभी भी काम करना बाकी है, बट यस, ये एक लंबी दौड़ में गांधी जी की बात सही साबित हुई। शॉर्ट टर्म पॉइंट से देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड को भी आप गलत नहीं कह सकते। तो ये पहला जवाब हो गया। अगला, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ दलित्स अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। अब दलित्स की जो कंडीशन थी, जो इमीडिएट कंडीशन थी उस वक्त में अंबेडकर के अनुसार, वो हमको बतानी है। चले देखते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार डिप्रेस क्लासेस या दलित जो थे वो ऐसी पोजीशन में ही नहीं थे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकते या फिर वो अपने दम पर जो है सरवाइव कर सकते। दे डिड नॉट हैव एन ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी। समाज में उनका जो स्थान था वो सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता था, और वो पूरी तरीके से अपनी जो आजीविका वगैरह है उसको चलाने के लिए अपर कास्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। ये आपका सेकेंड वाला बन गया। थर्ड जो क्वेश्चन है, What was the demand of Ambedkar for Dalits। तो ये जो एक एक नंबर के सवाल होगा, अब ये 2 नंबर का सवाल है, इसमें आप 4-5 लाइनों तक जो है जवाब अपना ले जा सकते हो। 4 लाइनें, 4.5-5 लाइनों तक में आप इसका जवाब लिख सकते हो। तो क्या डिमांड वगैरह थी अब अंबेडकर साहब की, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अंबेडकर साहब की एक सिंपल सी डिमांड थी, यहीं पे लिखा भी हुआ है कि ये सिर्फ ये चाहते थे कि डिप्रेस क्लासेस को पॉलिटिकल शेयर दिया जाए, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पावर में थोड़ा बहुत शेयर दिया जाए, पहली चीज़, और इससे होगा ये कि उनका जो इंप्रूवमेंट वगैरह है उसमें थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। तो डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर देम। ये जो है आपका सिंपल सा जवाब बन जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि पॉलिटिकल पावर जो है इसमें थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड क्लासेस को हिस्सा दीजिए, ताकि उसकी मदद से होगा ये कि वो अपने आप को जो है इस पर्टिकुलर जो उनकी स्ट्रगल चल रही है इक्वालिटी की और अपने आप में इंप्रूवमेंट की, समाज में भी जो बदलाव है वो लाने की, इसमें वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। एक तो ये चीज़, और इसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आप उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वगैरह दीजिए। तो ये जो है पर्टिकुलर डिमांड डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उठाई गई थी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये एक पर्टिकुलर केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 नंबर बनते हैं, मोर और लेस यहाँ से 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस की खासियत ये है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना ज़्यादा, तो यहाँ पे नंबर कटने के चांसेस नहीं है। कई बच्चे जो शायद पहली बार देख रहे हूँ, हालांकि मैं इस बात को पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बट फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, हो सके तो आप अपने पेपर में सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन को ही करिए, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ में खास बात यह है कि आपको पहले से कुछ अगर नहीं भी पता है तो भी आप जवाब दे सकते हैं। पैराग्राफ पढ़ना है और उसके
उसके ऊपर आंसर करना है। 10-15 मिनट में ये 2 पैराग्राफ्स आपके आएंगे, 8 नंबर का हो जाएगा, 7-7.5 नंबर के आसपास इसमें आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में सोच के लिखना भी पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से नंबर मिल जाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अब वाई द सॉल्ट सत्याग्रह, आखिर सॉल्ट सत्याग्रह क्यों आपको करना है, इस पर्टिकुलर सवाल को लेकर जो एक जवाब दिया गया था या फिर जो पूरा आपका जो कंटेंट वगैरह था उसमें से ये पैराग्राफ बनाया गया। अब इसको पढ़ते हैं और इसके ऊपर फिर हम लोग सवाल वगैरह जो भी हैं वो सॉल्व करेंगे। तो वाई द सॉल्ट सत्याग्रह आपकी हेडिंग है। Why was salt the symbol of protest? This is what महात्मा गांधी wrote। तो गांधी जी के विचार जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं कि आखिर उन्होंने नमक सत्याग्रह किया क्यों, या फिर सत्याग्रह के लिए नमक को सिंबल क्यों बनाया था। तो जो नमक है उसको सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट क्यों बनाया गया था, इसके बारे में गांधी जी ये बात लिखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग गेन्ड डेली शोज हाउ विकेटली द सॉल्ट टैक्स हैज बीन डिजाइंड। जो रोज रोज मुझे खबर मिल रही है, जो भी मुझे आपका बातें पता चल रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि कितनी धूर्तता के साथ में आपने नमक के कानून को जो है डिजाइन किया है, या फिर नमक के ऊपर आपने टैक्स वगैरह लगाए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ सॉल्ट दैट हैज नॉट पेड द टैक्स विच इज एट टाइम्स इवन 14 टाइम्स इट्स वैल्यू, द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज द सॉल्ट इट कैन नॉट सेल प्रॉफिटेबली। अब अगर आप किसी ऐसे, आपके पास सरकार ने नमक बनाया, नमक बनाकर अगर उसको वो प्रॉफिट पे नहीं बेच पा रही है, और प्रॉफिट क्या है, जो उसको बनाने की लागत आई थी उससे 16 गुना ज्यादा कीमत पर सरकार जो है बेचने की कोशिश कर रही है, और अगर वो इसको नहीं बेच पाती तो ऐसा नहीं है कि फिर वो उसको स्टोर करके रख ले या फिर वो लोगों को फ्री में बांट दे, फिर वो ये करती है कि उस नमक का कोई इस्तेमाल ना कर पाए, इस बात को ध्यान इंश्योर करने के लिए वो उस नमक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एक बात ये कहते हैं यहाँ पे, थस इट टैक्सेस द नेशंस वाइटल नेसेसिटी, इट प्रिवेंट्स द पब्लिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट एंड डिस्ट्रॉयज व्हाट नेचर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एफर्ट। मतलब ये है कि क्योंकि सरकार 16 गुना ज्यादा कीमत पर प्रॉफिट पे नहीं बेच पा रही नमक, तो दूसरों को भी वो जो है इस्तेमाल ना कर पाए उस नमक का, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस पर गांधी जी ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना हिंदुस्तान में किसी घर का खाना नहीं बनता। तो एक तो ये देश की वाइटल नेसेसिटी है, एक तो ये देश की वाइटल नेसेसिटी जो है इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जो आपकी पब्लिक है उसको खुद उसको बनाने नहीं दे रहे, उसको मैन्युफैक्चर करने से रोक रहे हैं। तीसरा ये कि अगर इसको वो अपना प्रॉफिट वगैरह पे नहीं बेच पाते तो फिर ये उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो प्रकृति ने हमको इतनी ज्यादा मात्रा में दी है, और जिसको बनाने के लिए आपको अलग से कोई जो है एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, इसको जो है आप बिना मतलब में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे ये बोलते हैं, No adjective is strong enough for characterizing this wicked dog in the manger policy। अब किसी भी तरीके का जो ये एडजेक्टिव है या किसी भी तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल कर कर ये जो पॉलिसी है डॉग इन द मैंगर पॉलिसी, इसको आप कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। डॉग इन द मैंगर पॉलिसी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहां पर अथॉरिटी चला रहा है, तो उसको डॉग इन द मैंगर कहते हैं। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर बंदा है, उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है और वो वहां पे आके बैठ गया और उसके बाद में वो सारा काम कर रहा है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल हमको पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान में जो फौज है वो हर चीज में घुसी हुई है। आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर कोई भी चीज है, जिस प्राइम मिनिस्टर को चाहे जब चाहे लटका देते हैं, जिसको चाहे हटा देते हैं, जिसको चाहे ले आते हैं। अब कायदे से अगर देखा जाए तो आर्मी का काम जो है देश का प्रोटेक्शन होता है, मगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं होता, या फिर वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता सिविलियन मैटर्स में। और हमारे देश में या फिर किसी भी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड देश जो होते हैं, आपके जो डेमोक्रेसीज होती हैं, वहां पर ये चीजें होती भी नहीं है। मगर इन भाई लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है कि अपना ही जो अपन ने सोच लिया बस वही कानून है, जो अपन ने डिसाइड कर लिया बस वही होना है। तो इस चक्कर में ये हर जगह घुसे हुए हैं। ये हालत है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में जो आपकी इनका एक फौजी फाउंडेशन करके एक इंस्टीट्यूशन चलता है, उसमें ये लोग कॉन्फ्लेक्स तक बनाते हैं, और वो कॉन्फ्लेक्स बनाने वाली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एक किसी फौजी को बना रखा है, कोई मेजर जनरल या कोई लेफ्टिनेंट जनरल वहां बैठा होता है। एक आर्म फोर्सेज के ऑफिसर का काम होता है लड़ना या फिर आपका उस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाना। ये भाई लोग बैठ के कॉन्फ्लेक्स बना रहे हैं, जो किसी सिविलियन से भी बनवाया जा सकता था। कोई सिविलियन एमबीए किया हुआ ग्रेजुएट भी आके वो चला सकता था, मगर नहीं, हम बैठेंगे। तो ये जो है एक एग्जांपल है डॉग इन द मैंगर पॉलिसी का, इसको याद रखना है। डॉग इन द मैंगर पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी जगह आके बैठा हुआ है जहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहां पे बैठकर सारा का सारा जो है अपना काम धंधा चला रहा है, तो ये डॉग इन द मैंगर पॉलिसी कहलाती है। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अब फिर से अपन लोग अपने केस पे लौट कर आते हैं कि गांधी जी बोल रहे थे कि ना तो ये लोग जो है, एक तो हमारा वाइटल नेसेसिटी जो है इसके
उसके ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं। दूसरा ये गवर्नमेंट को ये जो गवर्नमेंट है जनता को बनाने नहीं दे रही आपका सॉल्ट वगैरह, और प्रकृति हमको बड़ी मात्रा में नमक बनाकर देती है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको कोई पत्थर तोड़ना पड़ रहे हो इस नमक को बनाने के लिए, उस पर ये लोग अनशन जो है टैक्स लगाते हैं और अगर बिकता नहीं तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस पर ये लिखते हैं, नो एडजेक्टिव इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर कैरेक्टराइजिंग दिस विकेड डॉग इन द मैंगर पॉलिसी। ये मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आई हियर टेल्स ऑफ सच wanton डैमेज डेलिबरेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस प्रॉपर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब कई सारे सोर्सों से मुझे पता चलता है ये कितनी बड़ी मात्रा में नमक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और क्योंकि नमक इस देश से बनाया जा रहा है, इस देश के रिसोर्सेज से बनाया जा रहा है, तो ये देश की जो है प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्ट्रक्शन है। मोन्स इफ नॉट टन्स ऑफ सॉल्ट इज टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन द कोंकण कोस्ट, द सेम टेल कम्स फ्रॉम डांडी। अब जो नमक है अगर उसके टनों के हिसाब से उसको बर्बाद नहीं किया जा रहा तो उसके बड़े बड़े जो मोंड या जो छोटे आपके जो पहाड़ों जैसा भी इकट्ठा हो जाता है, कई जगहों पे टीले जैसे उसके बन जाते हैं, जो उतना उतना जो है नमक ये लोग बर्बाद कर देते हैं। कोंकण के कोस्ट से खबरें आ रही हैं, इसी तरीके की खबरें आपको दांडी का जो कोस्ट है वहां से भी देखने को मिलती हैं। वेरेवर देयर इज लाइकलीहुड ऑफ नेचुरल सॉल्ट बीइंग टेकन अवे बाय द पीपल लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ सच एरियाज और फॉर देयर पर्सनल use, salt officers are posted for the sole purpose of carrying on destruction। अब जहां पर आपके तटवर्ती इलाके हैं जहां पर लोग ये नेचुरल सॉल्ट बना सकते हैं या फिर ये जो बनाया जा रहा है इसमें से थोड़ा सा अपने इस्तेमाल के लिए लेकर जा सकते हैं, वहां पर बाकायदा सॉल्ट ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया है ताकि लोगों को जो है ये सब करने से रोका जा सके। और इनका सिर्फ एक ही काम है कि जो नमक बिकेगा नहीं, जो आपका 16, 17, 18, 19, 20 गुना दाम पर जो आपका नमक बिकेगा नहीं, उस नमक को आप जो है डिस्ट्रॉय कर दोगे। आगे, thus valuable national property is destroyed at national expense and salt taken out of the mouths of the people। इसका मतलब यह है नमक जैसी एक वैल्यूएबल नेशनल प्रॉपर्टी, एक तो आप सरकारी पैसा लगाकर जो आप हिंदुस्तान के लोगों से कमाते हो उसकी मदद से लोगों को इकट्ठा करके एफर्ट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत जो है नमक को बना रहे हो, और अगर वो बिक नहीं रहा तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हो। ये सब कर रहे हो आप हमारे देश में रहते हुए, तो नेशनल प्रॉपर्टी हमारी बर्बाद हो रही है और हमारी पैसों में बर्बाद हो रही है, और साथ ही साथ आप लोगों के मुंह से जो है नमक छीन रहे हो। आपको पता है कि हम लोगों का काम नहीं चलता नमक के बिना, हमारे पूरा जो खाना पीना या पूरा जो आपका रहन सहन है उसमें नमक की काफी इंपॉर्टेंस है, तो वो आप हमारे मुंह से छीन रहे हो। इस तरीके से गांधी जी ने नमक कानून वगैरह के बारे में अपने विचार रखे, और इसके आगे फिर उन्होंने और भी लिखा था कि इस वजह के कारण जो है मैं आपका जो नमक कानून है इसके विरोध में आपका पूरा का पूरा सत्याग्रह जो है खड़ा कर रहा हूं। चलें आगे बोलते हैं। द सॉल्ट मोनोपली इज थस अ फोरफोल्ड कर्स। तो जो सॉल्ट मोनोपली है, यानी कि जो नमक कानून में आपने आपने आपको पावर दे रखा है कि आपके अलावा यानी कि सरकार के अलावा कोई और नमक बना के बेच नहीं सकता, ये अपने आप में एक श्राप की तरह है जो चारों तरफ से हमको खा रहा है। It deprives the people of a valuable easy village industry, involves wanton destruction of property that nature produces in abundance. The destruction itself means more national expenditure, and fourthly to crown this folly, an unheard of tax of more than 1000% is extracted फ्रॉम अ स्टार्विंग पीपल। अब इस पर ये गांधी जी कहते हैं कि जो आपका नमक कानून है या फिर ये जो सॉल्ट मोनोपोली है, ये अपने आप में एक श्राप है। ये एक तो लोगों को जो आपका एक वैल्यूएबल विलेज इंडस्ट्री जो है उससे डिप्राइव करता है, क्योंकि नमक वगैरह अगर कोई तटवर्ती इलाकों के लोग हैं, नमक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसको बनाकर अगर गरीब लोग जो है उसको बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा उनको मिल जाता है उस चीज़ से, मगर सरकार ने उनके वहाँ पर भी जो है हाथ डाल रखा है। इसके बाद में जो बिकता नहीं है उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। डिस्ट्रॉय करने के पहले उसको बनाया था तो उसके लिए भी आपने सरकार ने जनता का पैसा लगाया था, और बर्बाद किया तो उसके लिए भी जनता का पैसा लगाया है। और दोनों केसेस में आप जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो नमक डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो जनता का पैसा है, वो आपका नेशनल एक्सपेंडिचर पे जो चीज बर्बाद हो रही है वो नेशनल प्रॉपर्टी है। और कई कई जगहों पर जो है आप नमक के ऊपर हजार गुना जो है टैक्स लगा रहे हो और उसके बाद में आप इसको बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अब कितनी मतलब शर्म की बात है कि कई जगहों पर पहले ही हिंदुस्तान में गरीब लोग रहते हैं जो भूखों मर रहे हैं, और उनसे आप हजार% ज्यादा टैक्स अगर वसूल रहे हो कई जगहों पर नमक के ऊपर, कई जगहों पर 16 गुना ज्यादा कीमत पे, तो 16 से 1000% तक जो है आप ज्यादा टैक्स अगर लेकर आ रहे हो, तो ये चीज बताती है कि आपने कितना विकृत और विक्षिप्त किस्म का जो है कानून वगैरह बना रखा है। दिस टैक्स हैज रिमेन्ड सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ द अपैथी ऑफ द जनरल पब्लिक। अब ये टैक्स इतने लंबे वक्त तक इसलिए रुक गया क्योंकि जनरल पब्लिक इसके प्रति थोड़ा सा जो है अवेयर नहीं थी, उनको इसके बारे में पता नहीं था बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ में। नाउ दैट दिस इज सफिशिएंटली रोस्ट द टैक्स हैज टू गो। मगर अब क्योंकि हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए और हमें समझ में आ गया किस तरह से ये शोषण के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए अब इस टैक्स को जाना पड़ेगा। हाउ सून इट विल बी अबॉलिश्ड
हाउ सून इट विल बी अबॉलिश डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। अब ये कितना जल्दी जो है अबॉलिश होगा ये डिपेंड करता है आपका जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ वगैरह के ऊपर, उनके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना ज़्यादा एफर्ट मारेंगे, कितना विगरसली एफर्ट मारेंगे, और उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि कितना जल्दी जो है नमक का कानून एबॉलिश होना है या फिर इसमें कितना वक्त लगेगा। इस तरीके से जो है ये आपका पैराग्राफ बना हुआ है। अब आपके क्वेश्चंस वगैरह, मेंशन वन रीजन व्हाई सॉल्ट मोनोपोली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज कंसिडर्ड एज अ कर्स बाय द इंडियंस। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी इलस्ट्रेट दिस हिज टैक्टिकल विजडम विथ रिगार्ड टू सॉल्ट मोनोपोली। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी चैलेंज ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट। तीसरा क्वेश्चन। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। पहला, मेंशन वन रीजन, एक रीजन बताइए कि व्हाई सॉल्ट मोनोपोली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, कि जो सॉल्ट मोनोपोली अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करी थी, इट वाज कंसीडर्ड अ कर्स बाय द इंडियंस, इसको हिंदुस्तानियों के द्वारा श्राप माना जाता था। तो इसका जवाब आप ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्ट मोनोपोली जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करी थी इसको इसलिए कर्स माना जाता था क्योंकि टैक्स को इतना टैक्स जो है उसको बहुत धूर्तता के साथ में आपने विकेडली डिजाइन किया था, और नेटिव्स वगैरह जो हैं इस पर्टिकुलर आपका जो ये मोनोपोली है इसके कारण जो नेटिव्स वगैरह हैं उनको ये आपका पूरा का पूरा जो नमक है इसको मैन्युफैक्चर करने से रोका जा रहा था। पहली वजह या पहला इसका जो जवाब है वो बन जाएगा। सेकंड, हाउ डिड गांधी जी इलस्ट्रेट हिज टैक्टिकल विजडम विद रिगार्ड टू सॉल्ट मोनोपोली। अब गांधी जी अपना जो टैक्टिकल विजडम है यानी कि किसी परिस्थिति को की जो समझ है, राजनीतिक समझ है, उन्होंने सॉल्ट मोनोपोली का एग्जांपल लेके आखिर इसको किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसका जवाब ये बनता है, गांधी जी ये मानते थे कि सॉल्ट जो है हर एक के लिए जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये जो है एक तो अगर इसके चारों तरफ एक नेशनल मूवमेंट अगर खड़ा किया जाए तो लोग जो है इसके साथ में अपने आप को जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें खाने में नमक ना पड़ता हो, इसलिए लोग इसके साथ में जो है आके जुड़ेंगे। इससे होगा ये कि लार्ज स्केल पर जो है पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो सॉल्ट मोनोपोली है उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करके गांधी जी ने अपनी टैक्टिकल जो विजडम है या फिर उनकी जो राजनीतिक समझदारी है उसका परिचय यहां पर हमको दिया था। इस तरह से इसका जवाब जो है बनकर अपना तैयार हो जाता है। तीसरा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी चैलेंज ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट। अब हमको ये जो गांधी जी ने सॉल्ट प्रोटेस्ट किया था, गांधी जो सॉल्ट सत्याग्रह पूरा किया था, इसका सिग्निफिकेंस सबको समझना है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं था जिसके ऊपर सॉल्ट लॉ जो है असर नहीं पड़ता हो, दूसरा से असर ना पड़ता हो। दूसरा ये कि जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अंग्रेज सॉल्ट लॉ के नाम पे तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं, तो इस चीज से जो है बहुत ज्यादा डीप रिसेंटमेंट या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा या रोष जो है लोगों के मन में आया। तो जब गांधी जी ने पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा किया तब लोगों ने बहुत एंथुसियास्टिकली जो है इस पर्टिकुलर मूवमेंट वगैरह में आपका शामिल हुए, उन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्ड किया। और पीपल्स पार्टिसिपेशन क्योंकि ओवरवेलमिंग था तो कई जगहों फिर आपको पैरेलल मार्चेस वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, और लोगों ने फिर ना सिर्फ सॉल्ट का कानून मगर इस तरीके के जो दूसरे ऑपरेटिव कानून थे, चौकीदारी टैक्स हो गया, फॉरेस्ट लॉस का वायलेशन हो गया, सब कुछ करना शुरू कर दिया इस पर्टिकुलर चीज से इंस्पिरेशन लेते हुए एक जनरल स्पिरिट ऑफ डिफेंस में। इस तरीके से ये जो आपका गांधी जी का जो चैलेंज था सॉल्ट प्रोटेस्ट का, ये अपने आप में सिग्निफिकेंस गेन कर लेता है। चलें आगे देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है उसका जो 4th यूनिट है गांधी जी एंड द नेशनल मूवमेंट, इसके ऊपर जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। उनको हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके के सवाल वगैरह यहाँ पर तैयार हो सकते थे, उनके फिर हमको किस तरीके से जवाब देने हैं, क्या हमको ध्यान रखना है, क्या हमको ध्यान नहीं रखना, वो सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी हैं। तो इस तरीके से हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपके जो आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है क्लास 12th की हिस्ट्री के लिए, उसके 4 यूनिट्स वगैरह जो हैं हम लोगों ने कवर करके खत्म कर लिए हैं। उसमें हम लोगों ने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और इसके बाद आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे देख लिए हैं। लास्ट यूनिट जो इसके बाद में बचता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोग देखेंगे। एंड फिर सबसे लास्ट में जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे चैप्टर्स के हम लोग एक साथ इकट्ठे एक पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। इस तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है CBSE के द्वारा, उसका जो फॉर्मेट डिसाइड किया गया है उसके ऊपर आपको काफ़ी सारा कंटेंट वगैरह जो है किस मिल जाएगा, जिससे प्रैक्टिस वगैरह कर आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी पर्टिकुलर आशा के साथ में कि आप लोग ईमानदारी के साथ में पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और इन सेशंस वगैरह का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज का जो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। ख़त्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे हिंदी मीडियम का जो चैनल बनाया गया है डेडिकेटेडली, ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको इसके बारे में बताएँ। अगर आप लोगों के कॉन्टैक्ट में हो आप इससे भी आकर जुड़ें। इस पर भी आपको जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स का कमिटमेंट है, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब का मेन चैनल है वहाँ पर या फिर
फिर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, सारा कंटेंट आपको जो है एकदम फ्री देखने के लिए मिलता है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन या फीस वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह के ऊपर भी हमारे चैनल्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चैनल्स बने हुए हैं, फेसबुक वगैरह के ऊपर भी हमारे जो हैं आपके पेजेस वगैरह बने हैं। तो वहाँ पर जाकर भी अगर आपके मन में कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो आप लिख सकते हैं, हम लोग आपको वहाँ पर भी इसका रिस्पॉन्ड करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको ना आए, आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर, आला से आला हो और आप अच्छे से अच्छा अपना एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएँ। सो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।